Hello everyone, welcome to our channel PWIT Jam and CSI Net. So we are going through the series CSI Net PYQs जहाँ पर हम PYQs सॉल्व करें CSI Net के. आज है थर्ड लेक्चर इस सीरीज का एंड एज यू नो कि हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें 2022 का, जून 2022 का हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें. दैट वाज ऑफ शिफ्ट 1. सो हमने पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चंस देखे, पार्ट 2 में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे प्लस कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे. आज है पार्ट 3 जहां पर हम और डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे और कुछ पुराने कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो ये क्वेश्चन है आपके सैलिसाइक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म का. दैट इज बेसिकली अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन डील कर रहा है सैलिसाइक्लिक एसिड की डिग्रेडेशन से, कि कैसे सैलिसाइक्लिक एसिड जो है वो डिग्रेड होता है, वो इस क्वेश्चन में पूछा गया. The product of NAHG gene of Pseudomonas putida catalyzes the metabolism of salicylic acid to which of the following compounds? So आपका जो NAHG है, NAHG जीन है, ये आपके सैलिसाइक्लिक एसिड को किस में कन्वर्ट करता है? दैट इज NAHG जीन जो आपका है वो आपके सैलिसाइक्लिक एसिड को, बेसिकली NAHG जीन से जो एंजाइम आता है, जो प्रोटीन आता है, प्रोटीन हमारा जो एंजाइम आता है वो सैलिसाइक्लिक एसिड को किस में कन्वर्ट करता है, वो हमसे पूछा गया. सो इट कन्वर्ट्स योर सैलिसाइक्लिक एसिड टू कैथेकॉल. सो द आंसर नंबर C, दैट इज कैथेकॉल, इज द करेक्ट आंसर. सो यहां पर हमारे पास है एक फिगर में क्या क्या है. फर्स्ट जो हमसे पूछा गया है सैलिसाइक्लिक एसिड, अगर सैलिसाइक्लिक एसिड के साथ एक एंजाइम है सैलिसाइक्लेट हाइड्रोक्सिलेज, तो वो कन्वर्ट होता है कैथेकॉल में. एंड ये जो आपका एंजाइम है NAHG जो आपका एंजाइम है वो एनकोड करता है सैलिसाइक्लिक हाइड्रोलेज से. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर आपको ये जीन के फॉर्मेट में पूछा जाए कि ये NAH जीन जो है वो किसको एनकोड करता है, उसके फॉर्मेट में पूछा जाए, या फिर ये आपसे पूछा जाए कि सैलिसाइक्लिक एसिड को कैथेकॉल में कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो एक ही क्वेश्चन से डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स बन सकते हैं. एक है जो आपका सैलिसाइक्लिक एसिड है उसको सैलिसाइक्लेट हाइड्रोक्सिलेज किस में कन्वर्ट करता है? कैथेकॉल में कन्वर्ट करता है. दूसरा जो आपने क्वेश्चन देखा, सैलिसाइक्लिक एसिड पे अगर NAH जीन इफेक्ट डाल रहा है तो वो उसको किस में कन्वर्ट करता है? तो वो उसको कैथेकॉल में कन्वर्ट करता है. एंड द थर्ड फॉर्मेट इज कि जो आपका NAHG जीन है वो कौन से एंजाइम को एनकोड करता है? तो वो है आपका सैलिसाइक्लेट हाइड्रोक्सिलेज. तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो, अगर आप PYQs भी सॉल्व कर रहे हो तो उसको जब आप जैसे आपको नहीं आता तो आप और नई चीज़ सीख रहे हो तो प्लीज़ उसको हर फॉर्मेट से सोच के देखो कि वो कैसे क्वेश्चन आ सकता है. ये बहुत ज़रूरी है. उसके बाद ये फर्दर डिग्रेडेशन है. सैलिसाइक्लिक का डिग्रेडेशन एक फॉर्मेट होता है कि सैलिसाइक्लिक एसिड को कैथेकॉल में कन्वर्ट किया जाता है एंड कैथेकॉल का फाइनली डिग्रेडेशन होता है. तो ये एक फॉर्मेट है. सेकेंड फॉर्मेट होता है सैलिसाइक्लिक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है जेंटिस्टिक एसिड से, जो किससे एनकोड होता है? NAGGH जीन से एनकोड होता है. फिर उसके बाद मेलियाइल पायरुवेट में कन्वर्ट किया जाता है बाय द एंजाइम NAGI. मेलाइल पायरुवेट को कन्वर्ट किया जाता है फुमेराइल पायरुवेट में, दैट इज बाय NAGL एंजाइम. एंड फाइनली फुमेराइल पायरुवेट को कन्वर्ट किया जाता है फ्यूमरेट में एंड पायरुवेट में बाय योर एंजाइम NAGK. सो ये है डिग्रेडेशन ऑफ योर सैलिसाइक्लिक एसिड. और क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था कि डिग्रेडेशन कैसे होता है, ये NAHG क्या इफेक्ट डालता है सैलिसाइक्लिक एसिड पर. सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन. अगर आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल समझ में आता है तो करेक्ट हायरार्की ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज, जो आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसकी करेक्ट हायरार्की क्या है, सबसे छोटी यूनिट क्या है, सबसे बड़ी यूनिट क्या है, वो हमें पढ़नी है. सो हेयर यू हैव, ये फिगर है जहां पर आपको दिया हुआ है पीरियड्स कंबाइन करते हैं तो एरा बनते हैं एंड एरा कंबाइन करते हैं तो इयॉन्स बनते हैं. ये एक जर्नलाइज वर्जन है, फिगर के थ्रू आप समझ सकते हो.
सबसे छोटी यूनिट जो है यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग, फिगर के अकॉर्डिंग पीरियड्स है, पीरियड्स कंबाइन करते हो तो एराज बनते हैं, एराज कंबाइन करते हैं तो इयॉन बनता है। ये रिप्रेजेंटेशन है आपकी। उसके बाद ये आपको थ्योरी फॉर्मेट में लिखा हुआ है कौन सी चीज़ क्या है। सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटा टाइम की यूनिट जो हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल में यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं इपॉक। सबसे छोटी यूनिट को बोलते हैं इपॉक। इपॉक की अगर हम बात करें चंक्स ऑफ टाइम है, चंक्स ऑफ टाइम मतलब बहुत थोड़ा सा टाइम, ठीक है। उसके बाद जब ये इपॉक्स कंबाइन करते हैं तो पीरियड्स बनते हैं, पीरियड्स कंबाइन करते हैं तो एरा बनते हैं एंड फाइनली इयॉन्स बनते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है सब डिविजन ऑफ पीरियड्स इनटू इपॉक्स, कि पीरियड को डिवाइड किया जाता है आपके इपॉक्स में। तो अगर आप बोलो इपॉक्स कंबाइन करके पीरियड्स बना रहे हैं तो भी ठीक है, अगर आप बोलो पीरियड्स को डिवाइड करके इपॉक बनाया जाता है दैट इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। उसके बाद एरा आते हैं, एरा के बाद आपके सबसे बड़ी यूनिट आती है जो लार्जेस्ट इंटरवल्स ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल, दैट इज योर इयॉन्स। सो ये है आपकी क्लासिफिकेशन। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? सबसे बड़ी यूनिट जो होती है वो इयॉन होती है, उसके बाद एरा, फिर पीरियड एंड इपॉक। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट कि सबसे बड़ी यूनिट है इयॉन। इयॉन को डिवाइड किया जाता है आपके एरा में, एरा फर्दर डिवाइड होता है पीरियड में एंड फाइनली एपॉक में। तो ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल से जब हमने फर्स्ट लेक्चर किया था वहाँ पर भी हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे एक क्वेश्चन पढ़ा था, जहाँ पर हमने देखा था कि डायनासोर्स के एरा में कौन से दूसरे ऑर्गेनिज्म साथ में मिल रहे थे। सो अल्टीमेटली जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है आपका वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आप सबको कवर करना है। एंड आई थिंक जियोलॉजिकल टाइम स्केल को कवर करने के लिए बेटर होगा कि आप फिगर्स का यूज़ करो। जैसे यहाँ पर एक फिगर थी, आपने क्लासिफिकेशन देखी, टाइम पीरियड की क्लासिफिकेशन आपने फिगर से देखी। जब हमने फर्स्ट कवर किया था तो वहाँ पर भी हमने एक फिगर था जिसमें हमने लिखा हुआ था कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कब डेवलप हुआ था। तो माय सजेशन इज सब लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल के साथ जितनी भी फिगर्स हो सके उन फिगर्स के थ्रू उसको मेमोराइज करो ताकि वो अच्छे से समझ भी आ जाए और बहुत लंबे टाइम तक रिटेन भी रहे। दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पढ़ रहे हो उसको रिटेन कर पाओ, ये भी बहुत ज़रूरी है। सो जितने डायग्राम्स हो सके, जितनी फिगर्स हो सके उनका यूज़ करो, खुद फ्लो चार्ट्स बनाओ, खुद फिगर्स ड्रॉ करो ताकि बार बार रिवाइज करने में भी आसानी हो, टाइम ना लगे। ऑब्वियसली थ्योरी पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, तो नोट्स जब बना रहे हो तो ट्राई करो फ्लो चार्ट्स के फॉर्मेट में बनाओ उन फ्लो चार्ट्स को ताकि जल्दी से रिवाइज हो पाए। एंड हो सके तो पिछली बार भी यही सजेस्ट किया था, जो ऐसी फिगर्स है जिनमें सब कुछ एक साथ दिया हुआ है उन फिगर्स का यूज़ करो ताकि रिवीजन बहुत जल्दी हो पाए। दैट इज़ द की। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं और हमें आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द टॉक्सिन। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है वाइल स्टडीइंग द पैथोजेनिक बैक्टीरिया अ प्रोटीन विद द फॉलोइंग फीचर्स वॉज आइडेंटिफाइड। एक बैक्टीरिया को स्टडी कर रहे थे तो उसमें एक स्पेसिफिक फीचर्स मिले, एक प्रोटीन मिला जिसके पास कुछ फीचर्स थे। ठीक है, जैसे फर्स्ट फीचर क्या था, इट वॉज सिक्रेटेड ड्यूरिंग इन्फेक्शन कंडीशंस बट नॉट इन विट्रो कल्चर्स। जैसे जब वो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है बैक्टीरिया उस टाइम पे वो पर्टिकुलर प्रोटीन जो है वो रिलीज हो रहा है, लेकिन नॉर्मल अगर इन विट्रो कंडीशन है तो तब रिलीज नहीं हो रहा है। Second, it was also observed to be present in the membranous fraction in traces which was released upon bacterial lysis. So second कहता है कि जो आपका ये टॉक्सिन है, ये जो प्रोटीन है, ये बैक्टीरिया के लाइसिस के बाद रिलीज होता है, पहले रिलीज नहीं होता। It is heat liable N-terminal enzymatic domain that bind MSC molecules stimulating T cells. तो बेसिकली जो आपका ये प्रोटीन है ये T cells को स्टिमुलेट करता है फॉर इम्यून रिस्पॉन्स। It has a C-terminal non-enzymatic domain which was highly antigenic and heat stable. So it has a C-terminal which is very stable. Okay, so based on this आपको बताना है कि प्रोटीन क्या है। तो हम इस क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, पहले हम कुछ पढ़ लेते हैं टॉक्सिन्स के बारे में, फिर वापस आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्लासिफिकेशन है। जो भी टॉक्सिन्स होते हैं हम उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एंडोटॉक्सिन एंड एक्सोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन में आते हैं आपके लाइपोपॉलीसेकेराइड्स। तो बेसिकली जो आपके लाइपोपॉलीसेकेराइड्स है वो आपके एंडोटॉक्सिन्स बनाते हैं। एंड देन यू हैव एक्सोटॉक्सिन जिसमें एबी टॉक्सिन्स है, स्पेसिफिक होस्ट साइट एक्सोटॉक्सिन है, मेम्ब्रेन डिस्टर्बिंग एक्सोटॉक्सिन्स है और सुपर एंटीजन है। सो ये हो गई एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन। और उसके बाद हमें क्लासिफिकेशन, तो ये प्लीज़ क्लासिफिकेशन सबको याद रखनी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्लासिफिकेशन सबको याद हो जानी चाहिए कि कौन सी कैटेगरी में क्या आता है। ठीक है, उसके साथ अब इतनी मेजर क्लासिफिकेशन है एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन, तो एक बार इसकी क्लासिफिकेशन डिफरेंसेस देख लेते हैं क्या होते हैं एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन्स में।
सबसे पहले एक्सोटॉक्सिन और फिर एंडोटॉक्सिन। अभी अपने पढ़ा जो एक्सोटॉक्सिन है वो प्रोटीन है जिसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं ए एंड बी, वहीं पर आपके जो एंडोटॉक्सिन है वो लाइपोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं। एग्जाम्पल है बॉटुलिज्म, डिप्थीरिया, टेटनस, ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शंस एंड मेनिंगोनीमा। ये जो एग्जाम्पल है बॉटुलिज्म, टेटनस एंड डिप्थीरिया, ये तीनों आपको याद हो जाने चाहिए कि ये तीनों एग्जाम्पल हैं आपके एक्सोटॉक्सिन्स के। इस पे बेस क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मैच द फॉलोइंग होता है तो उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका डिप्थीरिया है दैट इज अ एंडोटॉक्सिन एक्सोटॉक्सिन, जो आप ऑप्शंस में देख पाओगे। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आपको याद रहे, और ये बहुत जनरलाइज एग्जाम्पल्स हैं कि बॉटुलिज्म, डिप्थीरिया और टेटनस जो है वो एक्सोटॉक्सिन होते हैं। इफेक्ट ऑन होस्ट, एक्सोटॉक्सिन हाईली वेरिएबल बिटवीन डिफरेंट टॉक्सिन, अलग अलग टाइप का है और अलग अलग इफेक्ट है। जो आपने देखा कि कोई मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब कर रहा है, कोई पोर क्रिएट कर रहा है, सो अलग अलग टॉक्सिन्स के अलग अलग इफेक्ट्स हैं। सिमिलर फॉर ऑल एंडोटॉक्सिन, सारे के सारे जो एंडोटॉक्सिन है उनका काम करने का तरीका एक ही है, सेम है। नेक्स्ट फीवर, जो एक्सोटॉक्सिन है उनके केस में फीवर नहीं आता है, लेकिन एंडोटॉक्सिन के केस में फीवर आता है। उसके बाद जेनेटिक्स की बात करें, फ्रीक्वेंटली कैरिड बाय एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन, जैसे प्लाज्मिड पर प्रेजेंट होता है इनका जीन्स। वहीं पर एंडोटॉक्सिन लाइपोपॉलीसैकेराइड है और इट इज सिक्रेटेड बाय क्रोमोसोमल जीन से एनकोड होता है या सिंथेसाइज किया जाता है। जो आपके हीट स्टेबिलिटी की बात करें तो ये बहुत हीट सेंसिटिव होते हैं, जल्दी से डिग्रेड हो जाते हैं, 60 to 80 डिग्री पर ही डिग्रेड हो जाते हैं। वहीं पर एंडोटॉक्सिन जो है 250 डिग्री सेल्सियस तक बहुत अच्छी कंडीशन में रहते हैं, वर्किंग कंडीशन में रहते हैं, फंक्शनल स्टेट में रहते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीटॉक्सिन प्रोवाइड होस्ट इम्यूनिटी, हाईली इंटेजेनिक, वीकली इम्यूनोजेनिक होते हैं। लोकेशन यूजुअली एक्सक्रीटेड आउटसाइड द लिविंग सेल, पार्ट ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। प्रोडक्शन की बात करें, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों में सिंथेसाइज होता है। वहीं पर जो एंडोटॉक्सिन होता है वो बेसिकली आपका ग्राम नेगेटिव में सिंथेसाइज होता है। इस पे बेस क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द टॉक्सिन इज सिंथेसाइज बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दैट इज यू शुड नो लाइपोपॉलीसैकेराइड। टॉक्सिसिटी की बात करें, बहुत टॉक्सिक होता है, फैटल होता है, और लेस, जब हम एंडोटॉक्सिन की बात करते हैं तो लेस फैटल होता है, कम इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है। टॉक्सॉइड प्रोडक्शन कन्वर्टेड टू एंटीजेनिक नॉन टॉक्सिक टॉक्सॉइड, वो डिपेंड करता है, टॉक्सॉइड कैन नॉट बी मेड। सो ये है आपकी कुछ क्लासिफिकेशन। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशंस पढ़ी एक्सोटॉक्सिन की, वो देख लेते हैं। एक्सोटॉक्सिन में फर्स्ट कैटेगरी है आपकी एबी टॉक्सिन, जो बी पोर्शन है वो रिसेप्टर से बाइंड करता है और ए पोर्शन टॉक्सिसिटी कॉज करता है। इट इज इंपॉर्टेंट, इस पे बेस क्वेश्चन आ सकता है कि ए बी टॉक्सिन में कौन सा पोर्शन है जो टॉक्सिसिटी करता है और कौन सा पोर्शन है जो आपका रिसेप्टर से बाइंड करता है। तो याद रहेगा, बी पोर्शन जो है वो रिसेप्टर से बाइंड करता है, ए पोर्शन जो है वो टॉक्सिसिटी कॉज करता है। स्पेसिफिक होस्ट साइट एक्सोटॉक्सिन, कहा इट इज अ टाइप ऑफ एबी टॉक्सिन दैट इफेक्ट्स स्पेसिफिक साइट्स, मतलब इसकी लोकेशन सेट है कि ये वाला टॉक्सिन इसी साइट पे इफेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल न्यूरोटॉक्सिन सीएनएस को इफेक्ट करते हैं, एंटेरोटॉक्सिन इंटेस्टाइन को इफेक्ट करते हैं, और बाकी साइटोटॉक्सिन जो है वो जर्नलाइज सेल्स पे काम करते हैं। मेम्ब्रेन डिस्ट्रप्टिंग, मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करने वाला टॉक्सिन जो है, फोस्फोलाइपेसिस होते हैं, हीमोलाइसिस होते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है उसके अगेंस्ट अगर कोई एंजाइम आएगा तो वो उसको डिस्टर्ब कर देगा। तो ऐसे ही टॉक्सिन्स होते हैं जो आपकी मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करते हैं। सुपर एंटीजन, ये ट्रिगर करते हैं आपकी टी सेल को टू रिलीज द साइटोकाइंस। सो ये है एक क्लासिफिकेशन हमारे डिफरेंट एक्सोटॉक्सिन्स की। सो नाउ अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये है आपकी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है इट वॉज सिक्रीटेड ड्यूरिंग इन्फेक्शन कंडीशंस बट नॉट इन विट्रो कंडीशंस। ठीक है, इन्फेक्शन के टाइम पे सिक्रीट होता है, इन विट्रो कंडीशंस पे नहीं हो रहा था। इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड टू बी प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेनियस फंक्शन इन ट्रेसेस विच वर रिलीज अपॉन बैक्टीरियल लाइसिस। बैक्टीरिया का जब लाइसिस किया उसके बाद रिलीज किया गया। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थर्ड स्टेट पर आके पता चली, थर्ड स्टेटमेंट में, कि ये हीट लाइबल है, मतलब जल्दी से हीट से डाइजेस्ट हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। दैट मीन्स ये एक्सोटॉक्सिन है, क्योंकि जो आपके एंडोटॉक्सिन है वो क्या है, वो आपके बहुत स्टेबल हैं, हीट के टाइम पे हीट स्टेबल है। तो ये हीट लाइबल है और ट्रिगर कर रहा है टी सेल्स को, ट्रिगर करने वाला है टी सेल्स को। ये आपने कहाँ पर पढ़ा, ये आपने पढ़ा सुपर एंटीजन्स में। जो आपका एक्सोटॉक्सिन सुपर एंटीजन है वो आपके टी सेल्स को कर रहा था एक्टिवेट। सो विच इज द करेक्ट आंसर, सुपर एंटीजन इज द करेक्ट आंसर। एंड माई सजेशन इज कि जो भी आपको समझाया गया क्लासिफिकेशन, एंडोटॉक्सिन एक्सोटॉक्सिन की जो क्लासिफिकेशन है प्लीज़ उसको अच्छे से कर लेना, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। प्लस जो क्लासिफिकेशन में जैसे आपको टेबल दी गई थी कि लाइपोपॉलीसैकेराइड एंडोटॉक्सिन में, तो आपको याद रहना चाहिए कि एंडोटॉक्सिन जो है वो लाइपोपॉलीसैकेराइड से बनते हैं। प्लस जो एक्सोटॉक्सिन के टाइप कराए गए हैं सुपर एंटीजन एबी टॉक्सिन, वो भी आपको याद रहना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आप सबको पता होना चाहिए इम्यूनोलॉजी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्लोरोफिल स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन आया था कि जो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल हैं उनमें कैसे कैसे क्या काम होता है, दैट इज द थिंग। कैसे कैसे स्ट्रक्चर है बेसिकली वो पूछा गया था। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लोरोफिल इज नॉट करेक्ट। इसको समझाने से पहले लेट्स सी द फिगर। ये जो आपकी एक फिगर है ये एक जनरलाइज्ड फिगर है जिसमें सारे के सारे टाइप्स ऑफ टॉक्सिन के बारे में आपको यहाँ पर लिखा मिल जाएगा। सिंगल फिगर में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉक्सिन, तो आपको अलग अलग इमेज देखने की जरूरत नहीं है, आप एक ही इमेज से सब क्लोरोफिल के बारे में पढ़ सकते हो। सो केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ए ये हमें दिया हुआ है, ये क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर है। उसके बाद मार्क किया हुआ है क्या क्या चेंजेस हैं, ठीक है। सबसे पहले क्लोरोफिल में क्या होता है, क्लोरोफिल में फॉर्माइल ग्रुप रिप्लेसेस द मिथाइल ग्रुप इन रिंग 2। क्लोरोफिल बी का जो स्ट्रक्चर है वो क्लोरोफिल ए से मैच करता है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस आता है रिंग 2 पर। रिंग 2 पर एक डिफरेंस आता है जहां पर क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप है, वहीं पर क्लोरोफिल बी में आपका फॉर्माइल ग्रुप है। डिफरेंस क्या है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का स्ट्रक्चर जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, बस डिफरेंस ये आता है जहां पर क्लोरोफिल ए में एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, वहीं पर क्लोरोफिल बी में एक फॉर्माइल ग्रुप प्रेजेंट है एट द रिंग 2। ये डिफरेंस है दोनों में, और कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। क्लोरोफिल सी की अगर हम बात करते हैं, सिमिलर होता है क्लोरोफिल ए से, बस लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल नहीं होती। दैट मीन्स अगर आप क्लोरोफिल सी की बात करोगे तो उसमें फाइटोल टेल नहीं होती। क्लोरोफिल सी में फाइटोल टेल एब्सेंट होती है। नेक्स्ट, उसके बाद क्लोरोफिल डी इज सिमिलर टू क्लोरोफिल ए एक्सेप्ट दैट OCHO ग्रुप रिप्लेसेस। तो ठीक है, तो क्लोरोफिल डी की अगर हम बात करते हैं तो क्लोरोफिल डी में क्या डिफरेंस होता है, क्लोरोफिल डी का डिफरेंस ये है कि जहां पर क्लोरोफिल ए में आपको ये वाला ग्रुप देखने को मिलता है, वहीं पर क्लोरोफिल डी के केस में यहां पर लुक जाता है OCHO। रिप्लेस हो गया ग्रुप, जहां पर क्लोरोफिल ए में रिंग 1 पर आपको देखने को मिलता है CH डबल बॉन्ड CH3 ग्रुप, वहीं पर क्लोरोफिल डी में जो है आपको देखने को मिलता है OCHO ग्रुप। बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है। तो डिफरेंस क्या आता है, क्लोरोफिल ए में सेम स्ट्रक्चर। क्लोरोफिल बी कैसे होता है, क्लोरोफिल बी की केस में बात करें तो रिंग 2 पर जो है एक मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है फॉर्माइल ग्रुप। 3 की अगर बात करते हैं, क्लोरोफिल सी की अगर हम बात करते हैं तो फाइटोल टेल नहीं होती। और 4th अगर हम बात करें क्लोरोफिल डी की, तो वहां पर जो आपका CH डबल बॉन्ड CH3 ग्रुप है, दैट इज इथाइल ग्रुप होता है, वो रिप्लेस हो जाता है आपके एक OCHO ग्रुप से। तो ये हैं डिफरेंसेस एट रिंग 1। तो डिफरेंसेस याद रखना कौन से रिंग पे कौन सा डिफरेंस आ रहा है। सो ये एक फिगर है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारे स्ट्रक्चर्स आपको एक ही फिगर से रिवाइज हो जाएंगे। कमिंग बैक टू क्वेश्चन, तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है क्लोरोफिल ए हैज अ CH3 ग्रुप इन इट्स पोरफायरिन लाइक रिंग स्ट्रक्चर। हाँ जी, आपने अभी देखा कि जो आपका क्लोरोफिल ए है उसमें मिथाइल ग्रुप होता है और वही मिथाइल ग्रुप क्लोरोफिल बी में रिप्लेस हो जाता है, तो सही स्टेटमेंट है। क्लोरोफिल बी हैज CHO ग्रुप इन इट्स पोरफायरिन रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो बी में एक CHO ग्रुप होता है। वहीं पर सी की बात करें, ओनली क्लोरोफिल ए बट नॉट क्लोरोफिल बी हैज ए मैग्नीशियम कोऑर्डिनेटेड एट द सेंटर ऑफ द पोरफायरिन रिंग स्ट्रक्चर। तो बेसिकली आपके जितने भी क्लोरोफिल हैं, थर्ड स्टेटमेंट ये कहती है कि सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ए में मैग्नीशियम आयन है, बाकी किसी में नहीं है। लेकिन एक स्टेटमेंट है इनकरेक्ट, क्योंकि सभी में मैग्नीशियम प्रेजेंट है। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो ये स्टेटमेंट है आपकी इनकरेक्ट। एंड लास्ट, द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल ऑफ क्लोरोफिल एंकर्स देम इन द फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन। ये आपने पढ़ा होगा कि जो आपकी क्लोरोफिल की obviously hydrophobic tail है, so that means it will help your chlorophyll to anchor into, to insert into its membranian structure, that is photosynthetic membrane में insert होने के लिए hydrophobic tail help करेगी। So option number D is also correct. The only incorrect is option number C. Next question, which of the following nitrogen compounds is formed during the deamination reaction? अगर एक ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का डीएमिनेशन होता है प्लांट में तो क्या बनता है, देन इट इज योर अमोनियम। तो व्हाट इज डीएमिनेशन, डीएमिनेशन की बात करें तो डीएमिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एमाइन ग्रुप, रिमूवल ऑफ अमाइन ग्रुप फ्रॉम एमाइनो एसिड्स। तो जब आपके अमाइनो एसिड से अमाइन ग्रुप का रिमूवल होता है, उसे डीएमिनेशन करते हैं और उससे बनता क्या है, उससे बनते हैं अमोनियम आयन। एग्जाम्पल के लिए वी हैव
रिएक्शन जहाँ से ग्लूटामेट का डीएमिनेशन किया गया, तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटरेट एंड योर अमोनियम आयन। ये है आपकी डीएमिनेशन रिएक्शन। सो प्लीज़ जितनी भी रिएक्शंस है मेटाबॉलिज्म की, सजेशन यही होगा जितना भी मेटाबॉलिज्म का पार्ट है, वेदर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, जो भी जितने भी मेटाबॉलिज्म के पार्ट्स हैं, मेटाबॉलिज्म इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो आप सबको पता होना चाहिए एंजाइम्स एंड रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक प्रोसेस जो आप पढ़ोगे मेटाबॉलिज्म में, उसका रेगुलेशन करना बहुत ज़रूरी है और उनका नेट रिजल्ट देखना बहुत ज़रूरी है, जिस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो ये है आपकी डीएमिनेशन मेटाबॉलिज्म, प्लीज़ कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, सो हेयर यू हैव योर क्वेश्चन, in remote sensing which of the following formula is used for the calculation of normalized difference vegetative index। तो कौन सा फॉर्मूला है जिससे हम NDVI को कैलकुलेट करते हैं? बेसिकली NDVI क्या है? NDVI बताता है ग्रीननेस ऑफ अ बायोम। NDVI से हम स्टडी करते हैं कि एक बायोम में कितनी ग्रीननेस है, या फिर आप कहोगे वेजिटेशन है। फिजिकली नहीं मेजर किया जाता कि कितनी वेजिटेशन है। कैसे मेजर किया जाता है? मेजर किया जाता है बाय स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस ऑफ रेड एंड इंफ्रारेड लाइट। रेड एंड इंफ्रारेड लाइट। सो बेसिकली हम करते क्या हैं, हम जो आपका बायोम है उसके अंदर हम मेजर करते हैं कि कितना रिफ्लेक्शन हो रहा है रेड और इंफ्रारेड लाइट का, और उसका जो डिफरेंस होता है उससे हम ग्रीननेस को कैलकुलेट करते हैं। बायोम है, बायोम से हम चेक करते हैं कितना इंफ्रारेड लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है और कितना आपका रेड लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। उसके बेसिस पे ये काउंट किया जाता है, या फिर आप कहोगे एक आइडिया लगाया जाता है कि कितनी वेजिटेशन है या ग्रीननेस है। तो उसका फॉर्मूला होता है NIR माइनस रेड अपॉन NIR प्लस रेड, दैट इज इंफ्रारेड माइनस रेड और नीचे इंफ्रारेड प्लस रेड, कितना रिफ्लेक्टिवनेस है उससे डिटरमाइन करते हैं। एंड वी हैव दिस द नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेटिव इंडेक्स, इंडिकेटर है कितना ग्रीननेस है एक बायोम में, और फॉर्मूला है NIR माइनस रेड अपॉन NIR प्लस रेड। सो ये है NDVI। सो अगर हम एक आइडिया लगाए ना, जो हमारा 2022 का जून का पेपर अगर स्पेसिफिकली बात करें तो उसमें इकोलॉजी भी पूछी गई है। एंड इकोलॉजी इज़ नॉट अगर हम बात करें कि डायरेक्ट इकोलॉजी पूछी गई है, ऐसा नहीं है। इकोलॉजी पूछी गई है, घुमा फिरा के पूछी गई है इकोलॉजी। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें बहुत सारे जो हम कन्वेक्शनल टॉपिक्स पढ़ते आते हैं ना अपनी इकोलॉजी के, जैसे ग्रोथ पढ़ लिया हमने, सर्वाइवरशिप पढ़ ली, उन टॉपिक्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें पूछी गई हैं। सो डेफिनेटली अगर आप ये सब पढ़ रहे हो तो आप इकोलॉजी का जो लास्ट पोर्शन हम पढ़ते हैं, इकोलॉजी डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, जब हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन पढ़ते हैं इकोलॉजी में, कंजर्वेशनल इकोलॉजी का जो पार्ट बनता है उस पर वो इस क्वेश्चन आया, तो प्लीज़ वो भी पढ़ना ज़रूरी है। तो इकोलॉजी के जो मेन टॉपिक्स हैं उसके अलावा कंजर्वेशनल इकोलॉजी भी पढ़ना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द एक्टिविटीज ऑफ बैरोरिसेप्टर प्रेजेंट इन द कैरोटिड साइनस are carried by the efferent fibers of neurons located in the baroreceptors। क्या है baroreceptors? वो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं जो आपके हर्ट में जो प्रेशर है उसको मेजर करते हैं, या फिर आप कहोगे सेंस करते हैं। बैरोरिसेप्टर्स क्या करते हैं, आपके हर्ट में जो प्रेशर की फ्लक्चुएशन आती है उसको मेजर करते हैं। तो अगर हम बैरोरिसेप्टर्स की बात करते हैं तो बैरोरिसेप्टर्स प्रेजेंट है कैरोटिड साइनस में। तो वो पूछ रहे हैं कि इनका जो सिग्नल है जो कन्वे किया जाता है, उनसे जो एफरेंट फाइबर्स आते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट है? एफरेंट फाइबर्स प्रेजेंट है पेट्रोसेल गैंग्लियन में। बैरोरिसेप्टर से रिलेटेड जो भी एफरेंट फाइबर्स है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? वो है पेट्रोसेल गैंग्लियन में। सो आपके लिए एक छोटा सा फिगर है जिसमें बेसिकली मुझे ये बताना था कि जो आपका कार्डियो रेगुलेटरी सेंटर है, आपका वो कहाँ पर प्रेजेंट है? मेडुला ऑब्लोंगोटा में प्रेजेंट है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो आप देख सकते हो ये आपका हर्ट है जिसमें सारे बैरोरिसेप्टर्स हैं। तो इसका प्रेशर जब चेंज होता है, फ्लक्चुएट होता है, उसको सेंस करता है बैरोरिसेप्टर्स। तो उसका सिग्नल, ये फ्लक्चुएशन का सिग्नल कौन लेके जाता है? सेंसरी फाइबर्स लेके जाते हैं मेडुला ऑब्लोंगोटा तक। मेडुला ऑब्लोंगोटा आपका वापस एफरेंट फाइबर्स के थ्रू सिग्नल भेजता है कि एक्चुअली हर्ट को क्या करना है ताकि प्रेशर वापस मेंटेन हो जाए। सो याद रखोगे आप लोग कि जो बैरोरिसेप्टर्स हैं वो प्रेजेंट है
कैरोटिड साइनस में, हार्ट में कैरोटिड साइनस में प्रेजेंट है, और उसके साथ जो एफरेंट फाइबर्स एसोसिएटेड है वो आपके प्रेजेंट है बेसिकली पेट्रोसेल के गैंग्लियन में, एंड जो आपका पेट्रोसेल गैंग्लियन में प्रेजेंट है, और उसके साथ जो एसोसिएटेड सेंटर है कहाँ पर आपका कार्डियो रेगुलेटरी सेंटर है, दैट इज इन योर मेडुला ऑब्लोंगेटा. वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल फिजियोलॉजी क्वेश्चन. नेक्स्ट पार्ट. सो यहाँ पर है एक क्वेश्चन दैट सेज विच इज नॉट अ ट्रू रिस्पॉन्स ऑफ पल्मोनरी जे रिसेप्टर स्टिमुलेशन बाय हाइपर वेंटिलेशन ऑफ लंग. सो बेसिकली जे रिसेप्टर स्टिमुलेशन होता कैसे है, या आपके जे रिसेप्टर स्टिमुलेट कब होते हैं, जब बहुत ज़्यादा, अगर आपकी लंग्स में बहुत ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है जिसकी वजह से लंग्स जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, या आप कहोगे कि गैशियस एक्सचेंज में प्रॉब्लम आने लग जाती है, तो जे रिसेप्टर्स को एक्टिवेट किया जाता है. दोबारा बताती हूँ, जे रिसेप्टर्स एक्टिवेट कब होते हैं, जब आपकी लंग्स में बहुत ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए, और उस फ्लूइड एक्यूमुलेट होने की वजह से लंग्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएं और गैशियस एक्सचेंज नॉर्मल नहीं हो पा रहा, कम हो रहा है, तो उस टाइम पे जे रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट होते हैं. तो इनमें से कौन सा जे रिसेप्टर का रिस्पॉन्स नहीं है, दैट इज योर ब्रोंकियोडाइलेशन. जे रिसेप्टर्स आपका कभी भी ब्रोंकियोडाइलेशन नहीं कराते, ये ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन कराते हैं. ठीक है. सो आपके फिर हार्ट रेट को डिक्रीज किया जाता है. अपोनिया फॉलोड बाय रैपिड ब्रीदिंग. अपोनिया का मतलब क्या होता है, अपोनिया इज अ फॉर अ सेकेंड, कुछ टाइम के लिए ब्रीदिंग जो है रुक जाती है, फॉर अ वेरी फ्यू सेकेंड्स भी नहीं कहेंगे, फॉर जस्ट मोमेंट्री जो है आपकी ब्रीदिंग जो है वो रुक जाती है, 2-3 सेकेंड के लिए ब्रीदिंग रुकेगी, उसके बाद बहुत रैपिड ब्रीदिंग होती है. सो जे रिसेप्टर जब आपके एक्टिवेट होते हैं उस टाइम पे बहुत रैपिड ब्रीदिंग होती है, इसको याद रखना ज़रूरी है. लो ब्लड प्रेशर. ठीक है, तो ये है आपका ये. उसके बाद हमें कुछ डिस्कस करने हैं डिफरेंट रिसेप्टर्स जो हमें देखने को मिलते हैं लंग्स में. सो ये आप देख सकते हो कि डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं जो आपकी लंग्स में प्रेजेंट होते हैं. जैसे एक है आपका मसल जॉइंट रिसेप्टर्स. ये क्या सेंस करते हैं, चेस्ट वॉल पोजीशन, कि चेस्ट की कंपैरिजन में क्या वॉल है, मसल टेंशन चेक करते हैं, और इफेक्ट क्या होता है, नॉर्मल ब्रीदिंग पे आते हैं. उसके बाद है इरिटेंट रिसेप्टर. जो भी चीज़ें हमारी लंग्स को इरिटेट करती हैं उन्हें डिटेक्ट करने का काम करता है इरिटेंट रिसेप्टर्स, जैसे केमिकल्स, डस्ट, कोल्ड एयर. इफेक्ट क्या होगा, अगर इरिटेंट है आपके लंग्स के अंदर तो आपको कफिंग होगी और ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन होगा. वहीं पर स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या डिटेक्ट कर रहे हैं, ये स्ट्रेच करते हैं कि लंग इन्फ्लेमेशन कितना हो रहा है, और इनका इफेक्ट क्या है, इन्फ्लेमेशन, टर्मिनेशन कर देते हैं इसका. फाइनली जे रिसेप्टर क्या सेंस करते हैं, केमिकल, स्ट्रेच और पल्मोनरी एडिमा चेक करते हैं. इफेक्ट क्या है, शैलो ब्रीदिंग, फास्ट ब्रीदिंग होने वाली है, उसके साथ साथ ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन होने वाला है, और मसल सिक्रीशन, म्यूकस सिक्रीशन होता है. सो दिस इज हाउ योर जे सेल रिसेप्टर वर्क्स. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सारे रिसेप्टर्स को याद रखो. ऑब्वियसली सारे रिसेप्टर्स एक जगह पे है तो आपको याद भी अच्छे से हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हेयर यू हैव ए नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो आपके डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं उनमें कौन सा जो है डीएनए बाइंडिंग डोमेन है. आप लोग ने पढ़ा होगा डीएनए बाइंडिंग डोमेन्स कौन कौन से होते हैं, जिंक फिगर, हेलिक्स टर्न हेलिक्स, हेलिक्स लूप हेलिक्स, ल्यूसिन जिपर. ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए बाइंडिंग डोमेन्स. तो कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में कौन सा है वो हमें फाइंड आउट करना है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली मैचेस द प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन ए विद द डीएनए बाइंडिंग डोमेन दे कैरी. सो TF3A में होता है जिंक फिंगर. उसके बाद मायोडी में होता है हेलिक्स टर्न हेलिक्स. जुन में होता है ल्यूसिन जिपर. एंड फाइनली आपके क्रो में होता है हेलिक्स लूप हेलिक्स. तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, जहां पर आपको डिफरेंट पता चल जाएगा. TF3A में होता है आपका जिंक फिंगर. मायोडी में होता है हेलिक्स टर्न हेलिक्स. जून में होता है आपका ल्यूसिन जिपर. एंड क्रो में होता है हेलिक्स लूप हेलिक्स. तो ये है आपके डिफरेंट. और फिगर के लिए क्या क्या डिफरेंट टाइप्स हैं वो आप देख सकते हो. हेलिक्स टर्न हेलिक्स में क्या होता है, 2 हेलिक्स हैं और उनके बीच में एक टर्न होता है. उसके बाद जिंक फिंगर मोटिव में जिंक प्रेजेंट होता है, सो इट इज देयर नेम. एंड फाइनली ल्यूसिन जिपर में एक्चुअली जिप लाइक स्ट्रक्चर होता है. बीच में ये आप देख रहे हो ल्यूसिन है एंड ये एक जिप लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है, सो ल्यूसिन जिपर आप देख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछना चाहता है in which of the following development events the fate of maternal somatic cell is determined first which then determine the fate of developing embryo. तो कौन सा ऐसा प्रोसेस है इनमें से जिसमें सोमेटिक सेल का जो फेट है वो पहले डिटरमाइन होता है, उसके बाद एम्ब्रियो का डिटरमाइन होता है. सो दिस इज योर डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस इन ड्रोसोफिला. ड्रोसोफिला में जब डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस
का स्पेसिफिकेशन किया जाता है कि कौन सा डॉर्सल होने वाला है, कौन सा वेंट्रल। तो उसमें पहले सोमेटिक सेल्स का फेट डिसाइड किया जाता है, उसके बाद एम्ब्रियो में डिसाइड किया जाता है। सो प्लीज़ ये जितनी भी आप जब भी आप एनिमल बायो पढ़ोगे तो आप जितनी भी ड्रोसोफिला के पढ़ रहे हो या आप जब डेवलपमेंट स्टेजेस पढ़ रहे हो, तो स्पेसिफिकली अगर हम बात करें जो स्पेसिफिकेशंस आती हैं, फेट वाली जो क्वेश्चंस आते हैं उनको बहुत अच्छे से करना, उस पर बेस बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो जितने भी फेट है, फेट ऑफ एम्ब्रियो या फिर जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं उन सबको बहुत अच्छे से करना। और ड्रोसोफिला तो स्पेसिफिकली बहुत अच्छे से करना क्योंकि बहुत सारे जीन्स पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं ड्रोसोफिला से। सो डेव बायो के ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है LR34, अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिसीज रेजिस्टेंट जीन इन वीट एंड कोड्स फॉर अ प्यूटेटिव ABC ट्रांसपोर्टर्स। सो जो आपका LR34 एक जीन है जो आपको देखने को मिलता है वीट में, रेजिस्टेंट जीन बनाया गया है वीट का, तो यह किसको एनकोड करता है? ये ABC ट्रांसपोर्टर का एनकोड करता है। बेसिकली किससे रेजिस्टेंस है ये फंगल रेजिस्टेंट जीन में। LR34 की अगर हम बात करें तो ये ABC ट्रांसपोर्टर्स का एनकोड करता है और वीट को, बेसिकली वीट को जो है फंगस इन्फेक्शन से रेजिस्टेंट बनाता है, फंगस से रेजिस्टेंट बनाता है। दैट इज द केस। So LR34 is your broad spectrum disease. A few organelles that are present in a eukaryotes are mentioned below. तो ये mentioned है, which of the following are not membrane bound. Very simple question, कौन से चारों में से membrane bound नहीं है? सेंट्रोजोम्स नहीं होते सेंट्रोजोम में, पर ऑक्सीजोम में मेम्ब्रेन होती है, एंडोजोम्स में होती है, एंड न्यूक्लियोलस में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती और आपके सेंट्रोजोम में कोई नहीं होती। सो ऑप्शन नंबर 1 and 3 दैट इज योर सेंट्रोजोम और न्यूक्लियोलस ऐसे दो ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास मेम्ब्रेन्स नहीं होती, बाकी सबके पास होती है, गिवन ऑप्शंस में से होती है। हाँ, तो इसके बेसिस पे जो भी आपको क्या करना है, आपको सभी ऑर्गेनल्स जो आप पढ़ोगे यूकेरियोटिक ऑर्गेनल्स, तो आपको याद रखना है कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, कौन सा डबल मेम्ब्रेन बाउंड है और कौन सा है जो विदाउट मेम्ब्रेन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो याद रखना कौन सा डबल है। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, और भी हैं उसके अलावा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड कौन से हैं और कौन से ऐसे हैं जिनकी नहीं होती, दैट इज इंपॉर्टेंट, तो ये याद कर लेना। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज एंगेज अंडर बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी एक्ट एंड रूल्स आर कॉन्स्टिट्यूट एट विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव लेटर। तो आपकी जो कमेटीज हैं, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज हैं, ये किस किस लेवल पे काम करती हैं? ये इसका 3 ऑप्शंस दिए हुए थे, तहसील, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। तीनों के तीनों ऑप्शन सही थे, तो विच एवर यू विल हैव टिक्ड वो आपको मार्क्स मिल ही जाते। सो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। होप आपको हेल्प हो रही होगी इस सीरीज से। अगर आपके कोई स्पेसिफिक सजेशन है कि हमें क्या स्टार्ट करना चाहिए या हमें कोई कौन सा, ऑब्वियसली हम धीरे धीरे सभी क्वेश्चन पेपर्स पर आएंगे, सो अगर आपको कोई स्पेसिफिक सजेशन है जो आप देना चाहेंगे तो यू आर मोस्ट वेलकम। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस, वर्क हार्ड, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।